मुझे क्लियर हो नहीं पा रहा है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। कोई क्लियर करेगा? अच्छा, ये इस गो टू वेबिनार में नहीं है क्या चैट का ऑप्शन? आई थिंक होना चाहिए, बट नहीं दिख रहा है। बार बार आ रहा है, इसको फुल कर लो। बार बार लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं एंट्री के लिए और ये बार बार मुझे क्लोज करना होगा। अच्छा, तो वेबिनार का एजेंडा यही है कि वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट मार्केट की अभी क्या चल रहा है, कैसे क्या लग रहा है, और कुछ स्टॉक्स के चार्ट टेक्निकल से रिलेटेड ही होगा, ज्यादा इसके अलावा इधर उधर हम नहीं जाएंगे। फिर आपके क्वेश्चंस कुछ क्वेरी है स्टॉक्स के रिलेटेड शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली व्हेन वी आर सीइंग चार्ट, जो भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं, ये मोस्टली रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म ही होता है। तो आजकल हम ट्रेडिंग पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बातें करेंगे। क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, क्योंकि मैं तो जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे को पीपीटी वीपीटी बनाता हूँ नहीं, क्या बना बताना है। तो आपकी क्वेरी ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेरी होगी उतने अच्छे से ये वेबिनार चलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं थोड़ा निफ्टी और इंडेक्स। आई होप यहाँ पे जितने भी है सभी ट्रेडर्स ही है। अगर आप ट्रेडर नहीं है तो आप मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि वेबिनार आप अभी छोड़ सकते हैं, सो दैट कि जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड ज्यादा क्वेरीज हो वो एंट्री कर सके। ये बार 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 कैसे करना, राइट? स्क्रीन भी क्लियर है सबको? स्क्रीन क्लियर है अभी? सबको दिख रहा है? ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडेक्स से कि आफ्टर ऑल इंडेक्स में दिख क्या रहा और क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे, क्या हो सकता है। क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी अगर हम ऑब्जर्व करने की ढंग से ऑब्जर्व करें चार्ट्स को। तो मैं हर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। तो बहुत दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट मौका नहीं मिल पा रहा था डिस्कस करने के लिए। तो वीकली से अगर हम देखें, तो यहाँ से इस फॉल के बाद जो एक अपमूव शुरू हुई है, नॉन स्टॉप चली रही है। यहाँ पे हमने जो 2019 के हाई को ब्रेक किया, इस लेवल पे डाउ थ्योरी का भी एक पार्ट इसमें करूंगा, लेकिन अभी नहीं, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच करूंगा। और ये रहा बजट वाला कैंडल जो इम्पोर्टेंट है। ये बजट, ये पूरा बजट वाला कैंडल है। जो जब ये ब्रेकआउट आया उसके बाद से प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रहा है। तो जब आप हिस्टोरिकली जाएंगे पास्ट में, तो जब लास्ट हम लोगों ने देखा था, मैं बजट के टाइम में ये चीज देखा था मैंने, कि बजट के वीक के बाद जो डायरेक्शन लेता है मार्केट यूजुअली एक बहुत लंबा मूव उस साइड आ जाता है। तो बजट के बाद का मतलब ये था आपका बजट के वीक वाला कैंडल। और इस बार ऐसा हुआ, जो एक बार और हुआ था पास्ट में, वो आई गेस 2014 या 13 में, 14 में तो नहीं 13 में शायद हुआ था, या नहीं 16 में हुआ था।
मैं दिखाता हूँ वो भी कि इस बार बजट के बाद प्राइस ब्रेकआउट करके ये बजट वीक का कैंडल है, प्राइस साइडवेज में चला गया और ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये करीब करीब 10 वीक से साइडवेज में है। और लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था इतने लंबे टाइम से साइडवेज में रहने के लिए मार्केट कब आया था? तो मैं मेरे को जो ध्यान में है, ये टाइम था 2018 का। अगर आप देखोगे, अब देखो कितने यहाँ पे क्या हुआ था कि नीचे आके ऊपर जाके फ्लैग एंड पोल टाइप का कंटिन्यूस साइडवेज में था। ये रेंज कितने पॉइंट का था अगर हम देखेंगे? ये रेंज कुछ 5% पे मार्केट साइडवेज रहा था। और कितने दिनों के लिए? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वीक साइडवेज में रहा था मार्केट। अभी क्या हो रहा है बजट के वीक के कैंडल के बाद? एक ये फर्स्ट वीक था, सेकंड वीक पे ऊपर गया और वहीं पे टॉप बन गया। तो आपका ये हो गया टॉप करीब करीब 15,250। और जो बॉटम बना है क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें, और इसको अच्छे से इसको ऑब्जर्व अगर करें, ये था आपका क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस नीचे तो जा रही है, मतलब बहुत नीचे गई और लेकिन तुरंत इमीडिएटली रिकवर कर गई। और ये कितने अगर आप डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे रिकवरी आया बहुत तेज, यहाँ गैप एक दिन क्लोज हुआ लेकिन अगले ही दिन गैप अप होके ऊपर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक साइडवेज, क्लियर साइडवेज है। और प्राइस इस लेवल के नीचे 14,450 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, विच इज अगेन जो गैप बना था बजट के अगले दिन वो लेवल, तो उसके नीचे आ पाना थोड़ा सा मुश्किल पा रहा है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इस तरह के साइडवेज मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो आपने भी अगर अपने डेटा उठा लो या कुछ भी किसी भी ट्रेडर का देख लो, तो आपको मार्केट हद से ज्यादा कंफ्यूज करेगी। और जो मेजर लॉस होते हैं इसी तरह के साइडवेज मार्केट में होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में तो क्या है कि आप इजीली ट्रेंड पकड़ लोगे और अच्छे से पैसे बना सकते हो। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट जो साइडवेज हो गया, अब इसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि अब ब्रेक डाउन देगा, आपने इधर शॉर्ट किया अगले दिन गैप अप, फिर आपने इधर बाय किया फिर नीचे, फिर आपने आपको यहाँ क्लोजिंग कैंडल नीचे दी थी, आपने शॉर्ट किया दबा के और फिर फंस गए। तो ये कंफ्यूजन हमेशा लगा रहता है। तो बेस्ट और अच्छा, इस तरह के मार्केट में यूजुअली क्या होता है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहे होते हैं। तो इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग या कुछ भी आप करोगे तो इसमें फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े बड़े आप लास्ट 20 डेज में देखोगे हर दूसरे दिन बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन चल रहे हैं। जस्ट एक मिनट। हाँ तो ये मैं डिस्कस कर रहा था। तो अब कैसे इस तरह के मार्केट को ट्रेड किया जाए, ये तो हर ट्रेडर को आ रही है, मेरे को भी आ रही है कि साइडवेज मार्केट, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेंज तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। इतने ये नाइकी कंसोलिडेशन, साइडवेज कंसोलिडेशन से अब ये तो बहुत ही क्लियर है कि ये अपना रेंज है
और जब तक कि हम कोई वीकली क्लोजिंग ना देख लें इसके नीचे की कुछ भी, अब आपको शॉर्ट साइड या लोअर साइड में हमेशा बाइंग के लिए ही सोचना चाहिए, जब तक कि आप इसके नीचे ना देख लें। अगर आप ये लास्ट वीक का कैंडल देखें, अगर हम लोग दिस, ये और भी कंफ्यूजिंग है, ना ऊपर को सिग्नल दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हम और भी कुछ दिन देखेंगे, तो यूजुअली जो साइडवेज मार्केट होती है किसी मेगा इवेंट का कर रहे हो, किसी बिग न्यूज आने का वेट चल रहा होता है। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं ये वर्क करेंगे, तो सामने अपनी इलेक्शन है, रिजल्ट्स आने बचे हुए हैं। हो सकता है कि उसी इलेक्शन का वेट कर रहा हो। तो मुझे जो लगता है पर्सनली कि ये रेंज अभी इतनी जल्दी टूटने नहीं वाला है, ना नीचे साइड ना ऊपर साइड, जब तक कि कुछ एक बहुत ही सॉलिड न्यूज ना आ जाए। और ये रेंज किधर टूटेगा ये, तो एज पर ट्रेंड जो हम बात करें कि जिस हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन है, तो ये दे रहा है कि ट्रेंड जब ऊपर है तो हमें सरप्राइजेस ऊपर की तरफ मिलने चाहिए। बट अगेन जब हम ये मान रहे हैं ऊपर मिलने चाहिए, ये मान के नहीं बैठ जाएंगे कि ऊपर ही होगा। जब भी ये रेंज टूटेगा, दिस रेंज, दिस टाइम, मुझे लगता है कि अब जो ये 450 का जो लेवल है अब की बार टूटेगा तो बहुत ही बर्फ, बड़ा सा लफ्ज कितना हो सकता है। बट अगर आप ढंग से देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो ये एक फ्लैग एंड पोटली में है जो आपको लाइन चार्ट पे बहुत क्लियर दिखेगा। आपको दिखेगा बहुत ही अच्छा, ये फ्लैग एंड पोट बना रहा है। तो एक सिग्नल यही मिल रहा है कि ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो आप, अगर आप शॉर्ट टर्म कैश ट्रेडर हो, तो आपको इस वक्त वेट नहीं करना चाहिए कि 10% 20% गिरेगा। जो अच्छे स्टॉक्स है उसको टिप में उठाते रहना चाहिए, क्योंकि आपको फिर मौका मिलेगा नहीं। जैसे आप देखो बहुत सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई बना ही रहे हैं हर दूसरे वीक। वे रिसेंटली डाबर ने बना दिया, जिसको जो लोगों की नजर से लास्ट, हम लोग डाबर आई गेस, अगर जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, लास्ट एक ईयर से ये साइडवेज था, और अब इसने रेंज तोड़ दिया। और जब ये रेंज तोड़ दिया है तो, और ये तोड़ा बहुत ही साइलेंटली, ये ना ज्यादा न्यूज में आया ना किसी के ज्यादा रडार पे आया, और बहुत ही साइलेंटली इसने 565 567 रेंज तोड़ा और नए लाइफ टाइम हाई बना के अब ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के मूव्स आपको बहुत सारे स्टॉक में दिख ही रहे हैं और दिखेंगे भी आगे चल के। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच हमें रखना है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो लाइफ टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं, और ना मार्केट नीचे जाने के तुरंत ही, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक्सटेंशन चल रही है आज। सो डाबर वाज वन एग्जांपल ऑफ दैट, जहाँ पे हमने देखा कि साइडवेज में भी ये नए हाई बना रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक दूसरा ये लॉरस लैब, वो आउट ऑफ एफ स्टॉक है, बट उसमें भी काफी अच्छा हुआ। CDSL, बहुत सारे स्टॉक है। तो इंडेक्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये साइडवेज बना रहा है, और एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये जो ब्रेकआउट आएगा, आना चाहिए, आएगा नहीं, ये अपसाइड दे सकता है। तो ये मैं ये मान सकता हूँ कि ये एक्यूमुलेशन चल रहा है फ्रॉम लास्ट 9-10 वीक्स, और ये जितने भी वीक प्लेयर्स हैं उन सबको निकाला जा रहा है। बट उस एक्यूमुलेशन का हमारे लिए स्टॉप लॉस यही होने वाला है 450। और जो बजट का जितना बड़ा पैकेज मिलता है, जो हमने बात भी की थी कि वो इतना ज़्यादा जो फंड का होना होता है, वो इतनी जल्दी 3-4 वीक, वो सालों लग जाते हैं एडजस्ट होने में। तो ये जो ट्रेंड शुरू होगा अब की बार, तो इट कैन गो मच मच बिगर फ्रॉम हियर। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अगर जब भी ब्रेकआउट दे। और वी हैव स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग, हम तो एक्यूमुलेट कर ही रहे हैं, और भी एग्रेसिवली करने वाले हैं जब भी डिप आए तुरंत।
तो ये हो गया निफ्टी में। और इसको अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें, मंथली में लास्ट मंथ इसने डोजी बनाया है इंडेक्स ने। तो लास्ट मंथ डोजी बनाया। अब ये भी आपको बहुत क्लियर है, बेसिक जो टीए बोलता है कि जब भी ये डोजी का रेंज टूटेगा, तो आप ये मान के चलो कि इंडेक्स में एटलीस्ट 10 से 12% की मूव तो दिखा देगा। जो 10 से 12% अगर ऊपर टूटा तो ऊपर 10 से 12, नीचे टूटा तो अगर मैं मानूं कि कम से कम 10% भी मूव दिया, तो आपको 16,000 17,000 तक के टारगेट इंडेक्स में निफ्टी में देख सकते हैं। और नीचे अगर टूटा तो आई मीन तब भी हमें खुश होना चाहिए कि अगर नीचे टूट गया तब तो और भी अच्छी बात है मेरे लिए। I mean, हमारे लिए अगर आप बाय बाय आपने बाय मिस कर दिया है तो बोथ केसेस विल बी विन विन। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये ऊपर टूटेगा नीचे टूटेगा, ये हम में से किसी को नहीं पता। और आपको भी नहीं पता है कि आप ट्रेडिंग में कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। तो बेस्ट अप्रोच विल बी कि आप अभी से ईटीएफ्स पिक करना शुरू कर दो हर डिप पे। जैसे 100 200 250 पॉइंट का डिप आता, आप ईटीएफ्स पिक करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर कल को इंडेक्स 17,000 पे चला गया, जो मैंने बजट के टाइम में भी बोला था कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है, तो किसी को नहीं पता है। बट अगर आपने इंडेक्स को 6 महीने बाद देखा 20,000 है, और आपने एक तो ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आप सबको कंफ्यूज करेगा, मुझे भी करता है हद से ज्यादा। हमने बहुत पैसे बनाए और इस वॉलेटिलिटी में छोटे से साइडवेज में काफी पैसे नुकसान कर दिए। तो उस वॉलेटिलिटी में प्रॉफिट्स तो चले ही जाते हैं, और मार्केट मान लो 17-18 हजार पे होगा, तो आप एक फिर फोमो के शिकार होगे और बार बार गलतियां करोगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने पैसों को ईटीएफ में डाल दो, उस पैसों को उस शेयर्स को प्लेज करो, और ट्रेडर हो तो या फिर 10% के फंड को अलग करके उस पर ट्रेडिंग करो। देखिए, जो मेरा अप्रोच होता है ट्रेडिंग का अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने लिए बताता हूँ कि मैं तो काफी ज्यादा लीवरेज यूज करता हूँ, हद से ज्यादा। बट वो लीवरेज मैं यूज करता हूँ अपने अपने काफी सिलेक्टेड पैसों पे, कि इन वर्स्ट केस इफ आई विल लूज ऑल्सो तो मेरे को ज्यादा पिंच नहीं होगा, और 90% फंड अपना ईटीएफ में लगा के रखिए। तो ये आप भी कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कल को 16-17 हजार इंडेक्स चला गया तो आप एक फोमो के शिकार ना हो। और क्योंकि जब उस तरह के लेवल्स आते हैं तो गलतियां और भी ज्यादा होने लगती है रिटेल से। तो ये एक इंडेक्स में मेरा व्यू है कि जो सारे सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल अभी तक तो ऐसा कुछ बियरिश आ नहीं रहा है, एक्सट्रीम बियरिश। कुछ दिन पहले तक मेरे को लग रहा था कि बियरिश हो जाएगा, बट वंस अगेन जब मैं फिर से देख रहा हूँ, और ये कॉर्पोरेट अभी अर्निंग्स आने वाला है, अर्निंग सेशन शुरू होने वाला है अगले मंडे से ही। तो सेल्स देख रहा है कि और भी चीजें इम्प्रूव हो सकती है, और अर्निंग इम्प्रूव होगी तो जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबके पास है रिटेल के पास, अगर मैं दिखाऊं कि पीई पे बहुत लोग कंसर्न्ड है कि पीई बहुत ज्यादा है। बट आपने लास्ट कुछ दिनों में देखा है या नहीं देखा है, पीई जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में पीई सडन गिर गया है। तो मैं आपको जैसे निफ्टी में दिखाऊं कि निफ्टी का अगर पीई मान लो अभी 40 चल रहा है, मान लीजिए पी इक्वल टू प्राइस, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं प्राइस और नीचे अर्निंग, अर्निंग कर दूं, तो मान लो अभी जब रिजल्ट सेशन आने लगेगा और प्राइस यही रह गई, मान लीजिए प्राइस रह गई आपको 15,000 के आसपास निफ्टी रह गई, और अर्निंग इम्प्रूव अगर होना शुरू हो गया, तो आप डिनोमिनेटर अगर बढ़ा दोगे, मान लो अभी अर्निंग बढ़ इंक्रीज होगा और प्राइस यही रहेगी, तो ये आपका पी क्या हो जाएगा, पी रिड्यूस होने लगेगा। तो फिर मार्केट और भी चीप लगने लगेगी, चीप और लगने लगेगी तो और भी ज्यादा प्राइस, और भी ज्यादा फंड इन्फ्लोज होना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर प्राइस बढ़ेगा, तो ये बैलेंस्ड, आई मीन मेरे को लगता है कि ये बैलेंस्ड रह जाएगा, पी इधर की इधर ही रह जाएगी। और जो भी रिटेल को अभी तक समझ में आता है कि 26 के ऊपर के पी में आदमी को एग्जिट कर जाना चाहिए, वो एक थ्योरी
2020-21 में फेल हो जाएगी, बहुत फेल हो ही गई है अभी तक, और भी बुरी तरीके से फेल होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप इन्वेस्टिंग से अपने आप को एक यूफोरिया का जो होता है ना, अभी तक 30% अगर मैं बोलूँ कि 30% आ चुका है मूव, तो 70% भी आप मिस कर जाओगे इसी लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। तो इस पे भी हम लोग अब शुरू कर देंगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर। कमिंग वीक से ही इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे अब शुरू करूंगा मैं, फुल फ्लेज्ड इंडेक्स इन्वेस्टिंग, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, इन सब पे भी बातें होंगी। तो ये एक इंडेक्स पे अप्रोच रहेगा मेरा। अब दूसरा मैं बात करूं, अच्छा दूसरा सेम बैंक, अब इंडेक्स में भी निफ्टी में करूं या बैंक्स में करूं, तो जो पास्ट में भी हमने बात की है कि बैंक से जैसे आपके बॉडी में जैसे हार्ट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो सेम बैंकिंग भी हार्ट ऑफ इकोनॉमी होता है। तो सूनर और लेटर इट हैज टू आई मीन बी इन वेरी गुड शेप। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक इंडेक्स में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सोच रहे हैं, तो रेदर देन किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स, आप ईटीएफ्स उठाइए, बैंक ईटीएफ्स, तो एक्सपेक्ट बुलिशनेस तो इसमें भी बहुत ज्यादा है। जो शॉर्ट टर्म जितने भी ये झटके आने होंगे वो आते रहेंगे और आपको डिस्काउंट पे मिलते रहेंगे, एंड वी वुड सजेस्ट कि कीप बाइंग इट। इस समय इंडेक्स निफ्टी से ज्यादा वीक बैंक दिख रहा है, नो डाउट। रीजन ये है कि निफ्टी को संभालने के लिए आईटी इंडेक्स बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है, और बैंक्स तो पर्टिकुलरली बैंक है, तो उसमें तो झटके आ रहे हैं, हर तरफ से वीकनेस आ रहा है, बट अगेन इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप इसमें देखोगे, मैंने अभी देखा नहीं बट आपके सामने ही देखता हूँ कि ये कितना परसेंट रिट्रेस कर गया बजट मूव से, बजट कैंडल से। अगर यहाँ से हमने देखा तो ये वीक दिख रहा है, 0.618 के नीचे ही वीकली क्लोजिंग इसने दी है। तो मंडे को देखना है कि ये क्लोजिंग के नीचे रह गया, तो जो इसमें मैंने चार्ट डाला था, शॉर्ट टर्म चार्ट, वो मेरे को ये दिखता है। अब देखो हर बाउंस पे सेल ऑफ आ रहा है, पैसा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बैंक से निकल के दूसरे सेक्टर में जा रहा है, एफएमसीजी, फार्मा। और तो बैंक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई वुड से कि थोड़ा सा विजन, क्योंकि काफी ज्यादा ये पेनफुल हो सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इंडेक्स विल बी इन इंडेक्स निफ्टी विल बी मच बेटर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर्स को चाहिए ज्यादा वोलेटिलिटी, ज्यादा वोलेटाइल बैंक इंडेक्स से, इसीलिए वो सबकी फेवरेट होती है। तो अगर आप बैंक्स देखोगे तो ये तो क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये हर बाउंस पे सेल ऑफ दिख रहा है, और अगर ये मंडे को ये लेवल टूट गया, तो फिर हम ठीक ठाक सेल ऑफ देख सकते हैं। अच्छा एक और बात ये कि आपके चार्ट जितने क्लियर रहेंगे, अप्रोच होगा, जितना चार्ट होगा उतने ज्यादा आपको कंफ्यूज
वॉइस नहीं आ रहा है। फिर साउंड नहीं आ रही है। और वॉइस नहीं आ रहा। हेलो, अब आ रही है? हाँ भाई, हाँ भाई, अभी आए। तो गोल्ड का एक क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि गोल्ड में करना चाहिए। पहला बात तो गोल्ड में तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन गोल्ड बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, आपको ये अगर बेसिक क्लियर। पहली बात तो गोल्ड है क्या? गोल्ड इंटरनेशनल कमोडिटी है। कमोडिटी आप ये समझिए। और गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनली पिछले कई सालों में क्या कितना परसेंट बढ़ा है, पहले आप ये समझो। अगर आप देखोगे, ये 2010 से, ये 2010 का चार्ट है। जितना पेशेंस लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में दिखाते हैं, अगर हम उतना पेशेंस स्टॉक मार्केट में दिखा दें तो फिर वो रोक नहीं सकता हमें बहुत रिच बनने से। ये देखो, गोल्ड का चार्ट है, ये 2010-11 से 2020 है। तो एक डिकेड से ये साइडवेज में है, और यहाँ पे टी अभी मैं नहीं लगाऊंगा कि ये कप एंड हैंडल बना रहा है, बट मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये साइडवेज में है। और इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का भी प्राइस देख लेते हैं गोल्ड। पहली बात तो मैं गोल्ड में करता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे पास एक रिंग भी नहीं है गोल्ड का। मेरे को एक्चुअली गोल्ड समझ में ही नहीं आता। ये आपका गोल्ड इंडिया, यहाँ पे आप देखोगे क्या कि ये तो यार, ये इंटरनेशनल तो टॉप यहीं पे है, और इंडिया में इतना क्यों बढ़ गया है। अब यहीं पे एक तीसरा चार्ट अगर मैं डाल दूं आपको, यूएसडी आईएनआर का, तो आप देखोगे गोल्ड का जो मेन, गोल्ड एक्चुअली इंटरनेशनल प्राइस के मूवमेंट से कम, मतलब वो तो साइडवेज में ही है, बट जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है इस पे, गोल्ड का यूएसडी आईएनआर के मूव से इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो अगर जब जब यूएसडी आईएनआर आईएनआर वीक होगा, आपके गोल्ड के प्राइसेस फिर से आप देख लो। जब जब आप अगर देखोगे सिमिलैरिटी है इनमें, गोल्ड और यूएसडी आईएनआर में। तो माय पॉइंट इज कि यही करना है, मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो यूएसडी आईएनआर ज्यादा बेटर एक बेट होता है। बट वो
मतलब इंडियन माइंडसेट में हम समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरा पॉइंट तो ये है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक तो मैं करता नहीं हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है कि गोल्ड में आखिर क्यों इन्वेस्ट किया जाए। आप लोगों को लगता है सेफ हेवन, बहुत लोगों को लगता है, बट मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही यूजलेस इन्वेस्टमेंट होता है जो हम सभी करते हैं। बट आई डोंट सजेस्ट, इनफैक्ट मैं सजेस्ट क्या, मेरे को समझ में जो चीज समझ में ही नहीं आती मैं उसके बारे में बोलूं क्या, तो मुझे ये समझना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो गोल्ड आई वुड से कि मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सो आप पूछिए क्वेश्चंस, तभी जाके इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये एक जनरल वेबिनार है जहाँ पे आपके सवाल होने चाहिए। इफ यू हैव क्वेरीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने अनम्यूट किया। हाँ। सर आप एडजस्टेड चार्ट यूज करते हो या मतलब प्लेन? क्योंकि मैं कभी देखता हूँ तो दोनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंट आता है। उसके बेसिस पे समझ नहीं आता कि एडजस्टेड यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस लूं या बिना एडजस्टेड करे हुए को। वहां पर ट्रेड लेने में थोड़ा कन्विक्शन नहीं आ पाता अगर मैं किसी स्टॉक के ऐसे लिए तो लेता एडजस्टेड ही यूज करना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दो, ये होता है, बहुत बार हुआ है, मेरे भी साथ हुआ है। वैसे तो यूज एडजस्टेड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनएडजस्टेड करोगे तो कभी कभी बड़े गैप मिल जाएंगे। मान लो आपने कुछ खरीदा, मान लो सेल लिया है और वो प्राइस में आपका एडजस्टेड नहीं है, तो वो डिविडेंड वगैरह निकला हुआ है तो उससे प्राइस में फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर तो एडजस्ट हो ही जाता है ना, डिस्काउंट आ जाता है उसमें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एडजस्टेड ही यूज करना चाहिए हमें। और वो कभी कभी होता है, ज्यादा तो ये डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा सा जीरोधा के चार्ट में कभी कभी मैंने ऑब्जर्व किया कि ये दिक्कत आती है। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है। बाकी और भी किसी को आता है तो पता नहीं मुझे इस चीज के बारे में। मैं एडजस्टेड यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखो यहाँ एडजस्टेड रहता है मेरा चार्ट हमेशा। बट कभी कभी क्या होता है, अनएडजस्टेड पे ज्यादा अच्छे से रेजिस्टेंस दिख जाता है, ये होता है। बट थोड़ा सा बफर लेके चलना पड़ता है। मैं एडजस्टेड ही यूज करता हूँ, मैंने कभी अनएडजस्टेड चार्ट नहीं यूज किया। और सर स्टॉक सिलेक्शन के लिए मतलब क्या यूज करते हैं? क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, मैं 10-12 में ट्रेड करता हूँ, उन्हें तो मैं डेली पढ़ता हूँ। पर कुछ कैश ट्रेड्स के लिए स्टॉक्स इतने अच्छे होते हैं जो 2-4 दिन 5 दिन के अंदर काफी अच्छा मूव दे जाते हैं, पर हम उसे कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि हम उसे एनालिसिस नहीं करते, देखते नहीं। तो अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया हो, मे बी आरएसआई बेस्ड या फिर किसी भी चीज पे बेस्ड, जिससे मैं एटलीस्ट। मेरा 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 बहुत सिंपल सा एक स्कैनर है, बहुत ही सिंपल है, वो सबके पास होता है। वो स्कैनर यही है कि जिस भी स्टॉक में सिंगल टिक पे मतलब 25-25 लाख से ऊपर के सौदे डल रहे हैं वो मेरे स्क्रीन पे आएंगे। तो वो उसी उसी के कारण, जैसे कल एल्केम आया और वो कंटिन्यूस आना शुरू हो गया, तो अब पहले मेरे स्क्रीन पे आ गया एल्केम। अब एल्केम आ गया तो वो स्कैनर लगा हुआ, वो कोई मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कुछ करता नहीं हूँ, तो वो लाइव मार्केट में आता है। और पोस्ट मार्केट मुझे लगता है लास्ट मैंने अगस्त में किया था, अगस्त के बाद से ये सब मतलब बिल्कुल छूट गया मेरा, कंटिन्यू होगा। तो ये स्कैनर पे आया ये आपको नाम। अब स्कैनर पे आते ही मेरे को ये दिखा कि यार ये एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे को, ये मैंने एक्चुअली सुबह सुबह ये किसी को बोला था कि इसका सेटअप और थायरो केयर का सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। थायरो केयर ही था ना, थायरो केयर नहीं था, मेट्रोपोलिस था I guess। हाँ, आप देखो ये मेट्रोपोलिस है, और मैं इसमें दिखाता हूँ एल्केम। आप सिमिलैरिटी देखना, तो मैं ये सिमिलैरिटी डिस्कस कर रहा था कि यार एल्केम की चार्ट के सेटअप और अम, ये मेट्रोपोलिस के चार्ट का सेटअप का सिमिलैरिटी दिख रहा है मेरे को, तो ये भी कहीं पलट ना जाए। और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों कन्विक्शन आ जाता है कि अब ये पलट ही जाएगा। ये एक हुआ और ये दूसरा हुआ, कौन सा था, मेट्रोपोलिस। स्क्रीन को दिख रही है ना क्लियरली?
हाँ जी सर, दिख रही है। आपको इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी आप देखो, ये भी हमने एकदम यहाँ पे स्पॉट किया था, एकदम बॉटम पे, कि यार ये देखो कि यहाँ पे ये एक साइडवेज में चल रहा है और ये कहीं रेक्टेंगल ब्रेकआउट ना दे दे। एग्जैक्टली इधर हमने कहीं स्पॉट किया था कि यहाँ से पलट के ये नया हाई मार सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया और यहाँ पे हैमर भी बना दिया। तो सिमिलरली मैंने कल जो देख रहा था एल्केम का, अगर आप चार्ट देखो, इवन तो यहाँ पे सेकेंड टाइम ही आ रहा है प्राइस, बट इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये थी, दिखाता हूँ, कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला स्विंग जो लो कटा था, यहाँ पे प्राइस आके रिजेक्ट कर रहा था ऊपर और ये साइडवेज चल रहा था। तो हमने यही ऑब्जर्व किया कि यार जो एक दिख रहा है मेरे को कि ये भी कहीं इसकी तरह अब की बार ये नए हाई को तोड़ के मतलब इसको तोड़ के ऊपर ना चला जाए। तो हमने ये एक्सपेक्ट किया ही था और इस तरह के ब्रेकआउट आ गए थे। तो ये वाला स्टॉक आया कैसे मेरे फिल्टर पे, तो ये वाला स्टॉक आया उसी फिल्टर से जिसपे मेरे को सिर्फ वॉल्यूम बजर दिखा। आपको उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम आपकी वो होनी चाहिए कि इतना फास्ट आप इंटरप्रेट कर सको बिना लाइन ड्रॉ किए, कि समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो वो आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। तो वो आप पोस्ट मार्केट करो, एक लिस्ट निकाल लो कि किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ गया है। मान लो आपने इसमें 6% मिस कर दिया, तो 6% मिस कर दिया तो ऐसा थोड़ी है कि 6% के लिए ही ये बढ़ेगा। तो जब इसमें मेट्रोपोलिस में जब ये ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे आप देखो, तो ऐसा थोड़ी है कि यहीं पे इस दिन ब्रेकआउट आ गया तो इसके बाद नहीं चला, चला तो इसके बाद भी। तो आपको अब एंट्री कैसे लेना है, तो आप या तो पोस्ट मार्केट करो। वो अभी क्या होगा कि आपको सीखने के टाइम में हो सकता है कुछ 5-6% मिस हो जाए, बट धीरे धीरे लर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी, 3-4 साल बाद आपको इतना समय ही नहीं लगेगा। एक एक सेकंड में आप 3 सेकंड में आपको स्टॉक्स के पैटर्न समझ में आ जाएंगे। तो मान लो आपने ऐसे ऑब्जर्व किया वॉल्यूम बजर पे, या तो वॉल्यूम बजर पे देखिए या पोस्ट मार्केट एनालाइज करिए कि किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। और वो स्टॉक्स काफी अच्छे होते हैं जो एक तगड़ा रेंज तोड़ते हैं। उस तगड़ा रेंज में गुजरात एल्कली ने बहुत अच्छा रेंज तोड़ा। सर गुजरात अल्कली क्या तो रेंज आप ही इसने तोड़े। हाँ हाँ, मैंने ही गुजरात बढ़ाया। गैस भी। तो और कौन सा, गुजरात गुजरात गैस, गैस। गुजरात गैस बहुत गुजरात गैस और गुजरात एल्कली में एक अंतर है। गुजरात गैस एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और उसमें इसने थोड़ा सा रेंज तोड़ा, बट गुजरात थोड़ा ज्यादा बहुत बड़ा रेंज नहीं है। बट गुजरात एल्कली का जो रेंज है, आप ये देखो, ये इसने तो प्रॉपर 1 साल का रेंज तोड़ा है। 2020 के अप्रैल से ये 2021 के अप्रैल, तो 1 साल का रेंज क्या आप क्या लगता है ये सिर्फ और सिर्फ 10-20% पे रुकेगा? मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि ये इसको भी मंडे तोड़ के इस रेंज को तोड़ देगा, 446 का। हो सकता है 446 पे साइडवेज हो जाए थोड़ा, इसको तोड़ के अभी एकदम नए आप वॉल्यूम देखो ना कितना ट्रेमेंडस है। इसी तरह का हिंद कॉपर में भी हुआ था, जब 1 साल का रेंज तोड़ा था 80 रुपए पे। आप देखो ये था हिंद कॉपर, और वो ट्रेंड लाइन तोड़ा था कितने लंबा, जब बहुत लंबा ट्रेंड लाइन टूटता है, ट्रेंड लाइन और प्लस ये स्विंग, ट्रेंड लाइन प्लस ये स्विंग ऑलमोस्ट यहीं पे तोड़ रहा था। ये जब तोड़ा था 12 फरवरी को, तो ये थोड़ी आपको 20% पे रुका था। ये आप देखो ये कहाँ पे रुका था, 70, सीधा 150। ये बहुत लंबा ट्रेंड लाइन तोड़ा है। उसी तरह जब गुजरात एलसी ने 1 साल का रेंज तोड़ा, पूरे 1 साल थकाया बायर्स, तो वो थोड़ी 20% के लिए टूट रहा है। वो तो यहाँ पे एक नए रेंज की तरफ तो भागने के लिए तोड़ा है इस प्राइस को। ये बहुत सिंपल है। और
बहुत ही ज्यादा आपको देखिए सिर्फ ऑब्जर्व करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख ही जाएगा सब कुछ। एंट्री कैसे ले इन सब स्टॉक्स में, थोड़ा वो एंट्री कैसे लें, या तो ब्रेकआउट पे देखिए, जो ये मोमेंटम स्टॉक होते हैं, दो वे होता है। एक तो होता है एकदम मोमेंटम को कैच करो और निकल जाओ। दूसरा होता है कि जब ये ब्रेकआउट हो गया है तो या तो रिटेस्ट पे लो, जो रिटेस्ट का मौका। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये रिटेस्ट देगा। अगर यस। रिटेस्ट दिया तो आप लकी हो, नहीं दिया तो फिर मोमेंटम प्ले आ जाता है कि मोमेंटम प्ले करो। मोमेंटम को प्ले करने का कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी होता नहीं है। वो मोमेंटम को प्ले करने का कोई टेक्स्ट बुक मैंने आज तक नहीं देखा है। उसको आपको पकड़ना होता है और स्टॉप लॉस लेते रहो, बढ़ाते रहो, ऐसे होता है। वो हो सकता है चलता ही चला जाए, वो हो सकता है कि ना, मतलब बेसिक यही है। रिटेस्ट पे बाय करना ज्यादा आइडियल होता है, या फिर साइडवेज हो जाए तो एक्यूमुलेट करना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे आया, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ के साइडवेज हो गया, लेकिन यहाँ एक बॉटम बना रहा था। तो इस बॉटम के पास को आपको स्टॉप लॉस लेके आप इधर अगर एक्यूमुलेट करते तो एक अच्छा खासा मूव मिल जाता है। ये एक सिंपल सा फंडा है। मैं एक मिनट म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लोगों का आ रहा है। कैसे म्यूट किया जाएगा, म्यूट। सर एक क्वेश्चन इंडेक्स का सर। हाँ हाँ, पूछिए। सर इंडेक्स फिर ETF है सर। सर अगर if someone is already investing in UTI indexing in an Nifty index fund to save every month, so क्या करें सर, इसको स्टॉप करके ETF में स्टार्ट करें या नहीं तो उसी को कंटिन्यू करें सर? आप प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन ग्रुप, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आया आपने क्या बोला। अच्छा, टाइटन का एग्जांपल, सेक्टर रोटेशन। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ वापस से। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन था आपका? टाइटन का एग्जांपल सबसे पहले, उसके पहले है, अच्छा विच सेक्टर इज गुड, आप पूछ रहे हैं। वो जब जो सेक्टर चल रहा होता है वो गुड होता है। अभी आईटी अच्छा लग रहा है, 2014-15 में आईटी बहुत बेकार लग रहा था। अभी मेटल्स काफी अच्छा लग रहा है, 2017 के बाद मेटल्स काफी बेकार लगने लगा था। तो अभी बैंकिंग थोड़ा वीक लग रहा है, बेकार लग रहा है सबको कुछ दिनों के लिए। तो जब बैंकिंग चलना शुरू हो जाएगा तो बैंकिंग अच्छा लगने लगेगा। तो जो हम सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सभी जो है, हम सब मोमेंटम चेंज करने में बिलीव करते हैं। तो जब जिसमें मोमेंटम होता है वो अच्छा लगने लगता है।
तो इसका कोई वो जवाब नहीं होता है कि विच सेक्टर इज, अब चेक करना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा होता है। ऑब्वियसली एक सिंपल सा रूल होता है कि कौन नए हाई बना रहा है। जैसे निफ्टी फार्मा, हमने ये एंटिसिपेट किया था कि निफ्टी फार्मा अब फिर से पलट सकता है, और वो देखते हैं। तो निफ्टी फार्मा पे अगर आप देखोगे तो ये आप खुद देखो, 2021 के जैन से लेके मार्च तक निफ्टी फार्मा बेकार लग रहा था। ये सडनली लास्ट वीक से एकदम अच्छा लगने लगा है। तो आपको बीच बीच में सेक्टर्स के चार्ट देख लेने चाहिए कि यार इसमें कुछ इंडेक्स में कुछ ब्रेकआउट तो नहीं आ रहा है। अब जब ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं उस पर फोकस करूंगा। तो बस बहुत ही सिंपल रूल है कि आपको बस देख लेना है कि इंडेक्स में कहीं ब्रेकआउट आ रहा है क्या। इंडेक्स में आ रहा है तो पूरा वीक आप उसके स्टॉक्स को अपने रडार पर रख के अच्छे से पैसे बना सकते हो। तो ये एक निफ्टी फार्मा का एक एग्जांपल दिया आपको मैंने। उसी तरह निफ्टी आईटी देख लेते हैं, जो सडनली निफ्टी आईटी एकदम बर्स्ट करने लगा। आप देखो ये बहुत क्लियर उसमें फ्लैग एंड पोल बनाया है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ, बैंक निफ्टी में नहीं, इंडेक्स में हो सकता है निफ्टी में। आप देखो ये जनवरी से साइडवेज में चला गया था। इसने भी बहुत बार नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया कि भाई अब मैं टूट जाऊंगा, यहाँ पे देखो। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली ब्रेकआउट आ गया ऊपर का। तो जब जो सेक्टर चल जाता है वो अच्छा हो जाता है। तो आपको स्ट्रेंथ देखना है कि किस में आ रहा है। तो स्ट्रेंथ इसमें इन दोनों में दिखा। अभी क्या है कि बैंक इंडेक्स की बात अगर हम करें तो बैंक इंडेक्स दिख रहा है, इसमें कहीं से भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो यूजुअली क्या हो रहा है कि हम जब भी बाय कर रहे हैं तो वो मोस्टली हमारे स्टॉप लॉस को उड़ा दे रहा है। तो इट्स सिंपल कि आप बैंक को अवॉइड कर दो कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से। तो वही एक स्ट्रेटजी हो सकता है। और बैंक्स को अवॉइड करके जो सेक्टर लाइफ टाइम हाई के पास आपको वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, पैटर्न्स बना रहे हैं, उस पे जाइए। एक बैंक हो गया, हमने देख लिया, निफ्टी आईटी देख लिया, और क्या देखना था हमें? सर एफएमसीजी का क्या लगता है? एफएमसीजी भी काफी, देखो एफएमसीजी ने भी सिग्नल दे दिया था कि मैं पलटने वाला हूँ। ये देखिए, ये तो खैर यही से जब डाबर, और इसमें मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था कि डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये भी पूरे 2020 से लेके 2021 के अप्रैल तक ये यहाँ तक काफी हो रहा। अब आप इस तरह के पैटर्न्स आप स्टॉक में भी देखोगे। देखो क्या कि यहाँ पे हमें लगा ब्रेकआउट आने वाला है, फेल हो गया ब्रेकआउट। फिर हमें यहाँ पे लगाने वाला है, लेकिन इस बार जो सेलिंग आई वो छोटी रही। और इस बार की सेलिंग जो थी, अगर हम देखेंगे रिट्रेसमेंट का यूज जो हम बार बार करते हैं, इस बार की सेलिंग 0.5% पे रुक के अगले ही वीक बुलिश कैंडल बना गया। तो ये आपको अप्रैल के 6 अप्रैल को इसने सिग्नल दे दिया कि अब मैं इस बार, क्योंकि अब की बार जैसे लास्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट देने आया था यहाँ पे, ये पूरी तरह से सेल ऑफ आया था और पूरा रिट्रेस कर गया। तो ये एक ब्रेकआउट ये फेल हो गया। अब की बार जब यहाँ से चला तो इसने एक प्रॉपर वो बनाया कि मैं 50% रिट्रेस करके फिर अपने मूव को शुरू कर रहा हूँ। तो इस बार ये ब्रेकआउट के लिए गया था, और अगर आप देखोगे तो लाइन चार्ट पे इसने वीकली ब्रेकआउट दे दिया क्लोजिंग बेसिस पे। एफएमसीजी भी काफी स्ट्रांग है। एफएमसीजी में कौन कौन से स्टॉक स्ट्रांग हैं, जो लीडर्स को आप पकड़ लो, आईटीसी छोड़ के कुछ को भी, किसी को भी पकड़ लो। आईटीसी तो अभी पता नहीं किस साल में चलेगा, आईटीसी देख लीजिए, चल जाएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए क्या मतलब। तो इस टाटा कंज्यूमर देखिए लाइफ टाइम हाई के पास बहुत जबरदस्त। तो आप ये सब देखो। एचयूएल हमने याद होगा यहाँ पे कहीं मैंने ग्रुप में लिखा था, परसों या तरसों की बात है, आई डोंट रिमेम्बर, यस सर, कि HUL is very good at this level। तो वहां से आप देखो क्या हुआ, और इसमें जो टारगेट दिखता है सीधा यहाँ तक दिखता है 647।
तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है आपको ऑब्जर्व करने का कि देखो अगर आप ऐसे अचीव को ही पकड़ोगे तो जैसे यहाँ पे ये आया ऊपर, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, तो हम देखेंगे कि यार इस बार जो सेलिंग आई थी, यहाँ पे मैंने शायद पोस्ट किया था, इस बार जो सेलिंग आई एकदम तुरंत से ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर क्लोज दे दिया, मतलब स्विंग हाई के ऊपर। तो ये आया क्या था, स्टॉप लॉस उड़ाने, और सस्टेन कर रहा था। ये सस्टेन कर रहा है मतलब कि इस बार ये ब्रेकआउट दे देगा, तो उसी पे एंटिसिपेट आपको करना है। एंटिसिपेट आपने किया तो अच्छे पैसे बन जाएंगे। अच्छे जगह एंटिसिपेट किया था, लॉजिकल एंटिसिपेशन में बोलूंगा उसको। आपने लॉजिक के साथ अगर एंटिसिपेट किया है तो आपके पैसे अच्छे बन जाएंगे। जैसे अदानी पोर्ट में बहुत ही सिंपल ब्रेकआउट था, कुछ रॉक सॉलिड होता नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे कि रिटेल चौंक जाए कि अरे ये आपने कैसे ढूंढ लिया। बहुत ही सिंपल है, जो हमने किया भी था। 3:32 पे मैंने लिखा था इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जबकि ये ब्रेकआउट दिया भी नहीं था। अगर आप देखोगे तो ऐसे आप देखो यहाँ, ये जहाँ पे इस दिन ये 5 अप्रैल, इस दिन अदानी एंटरप्राइज, इस दिन आप अगर यहाँ से 23 मार्च से 5 अप्रैल के बीच के कैंडल्स देखोगे तो अदानी एंटरप्राइज आउट परफॉर्म कर रहा था, जबकि ये साइडवेज में जा रहा था। अब ये है ब्रेकआउट डे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज ब्रेकआउट देगा, लेकिन क्या हुआ, नीचे प्राइस खुला, नीचे आगे इंट्राडे में सबके स्टॉप लॉस उड़ाया। बट अगर ये वीक होता तो इसको प्रीवियस डे के लो को कट करता, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया नहीं, और बड़े ही मजे से इसने एकदम क्लोजिंग हाई पे दी। तो ये एक सिग्नल था कि अब मैं अगले दिन फटने वाला हूँ। और उस दिन क्या हुआ था कि इस दिन, अच्छा इधर जो सेलिंग आ रही थी इसमें भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे मेरे को सिग्नल आ गया था जब मैं यहाँ बीटीएसटी लेके गया था अदानी पोर्ट को। आपको ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। और देखो ट्रेंड लाइन के एकदम पास आ गया है, तो यूजुअली जो ब्रेकआउट होता है गैप अप से ही होता है। गैप अप हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद तो स्टोरी डे था ये अदानी अदानी पोर्ट के। अब दूसरा टाइटन में दिखाता हूँ, जो टाइटन किसी ने मेरे से पूछा, टाइटन में क्या था, बहुत ही सिंपल था। तो आपको कैंडल्स को बस रीड करना है। ये था आपका रेजिस्टेंस जोन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ पीछे से, ये मेरा जोन है ट्रेंड लाइन। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक अप मूव शुरू हुआ, एक सेकंड रुकिएगा, कॉल आ। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अप मूव जो आया, आप ऐसे देखो, इस पूरे अप मूव को आप रिट्रेसमेंट को यूज करना आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके वो काफी आपको समझ में आएगा कि ये फॉल एक्चुअली फॉल है या फिर ये पलटने वाला है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये पूरा एक स्विंग हाई था, तो यहाँ पे 61.8 के आसपास आके प्राइस हॉल्ट ले लिया, और ये पूरा एक बेस बना रहा था टाइटन में। ये मैंने ट्रेड किया था, मैंने इधर ही लिया हुआ था, और दोबारा फिर मैंने इधर एक्यूमुलेट और भी किया। तो यहाँ पे आके इसने एक बेस बनाया, और पहला ब्रेकआउट जो आया यहाँ पे, तो यूजुअली क्या होता है ब्रेकआउट के पास सबको बाहर करता है मार्केट। वो बाहर कैसे करता है आप देखो, फेक आउट देखे, जब रिटेल यहाँ पे एंट्री लिया उसको फंसाया,
और प्राइस फिर नीचे। तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये जो प्राइस नीचे आया है ये कितना परसेंट आया और कितने परसेंट पे आके ये बेस बना रहा है। आप देखो ऐसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन मैं दिखाऊंगा आपको। अगर हमने इसको ऐसे माना, ये रिट्रेस करके 0.50 के आसपास आके बेस बना रहा है। और जब जब ब्रेकआउट देना होता है ना, मतलब एक मैसिव ब्रेकआउट, आप अभी इसको अभी तो ये ब्रेकआउट दे चुका है, मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और भी बड़े मूव्स आएंगे। मंडे ट्यूसडे मतलब ये धीरे धीरे अब नए हाई की तरफ, नया हाई मारता ही चला जाएगा। तो आप देखो ये सेकेंड टाइम टेस्ट करने आता है और वो रिटेल को मारने आता है। ये कि जैसे यहाँ पे आपने बाय किया, ऊपर हल्का से गया, यहाँ गया और फिर नीचे आया। लेकिन जब तक आपका क्या होना चाहिए, आपको पेशेंस यहाँ रखना चाहिए, आराम से इसको स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ। ये जिग जैग मूव देगा और अगले दिन आप जब, क्योंकि जब गैप अप होके ब्रेकआउट के पास आएगा तो आप बाय कर नहीं पाओगे। और आप बाय करोगे भी तो गलत प्राइस पे करोगे और वो गलत प्राइस पे हम फंस जाते हैं यूजुअली। ये बहुत ही अच्छा टाइटन में पैटर्न बना था और बहुत ट्रेमेंडस ब्रेकआउट दिया था। अभी दिया नहीं है, आने वाले समय में दे सकता है। तो अब क्या होगा, जैसे जुबलियंट फुटवर्क में एक बार क्या हो, मतलब एक बार के बहुत बार इस तरह के स्टॉक्स में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कैंडल बना बना के नए हाई मारते चले जाते हैं। ये 1800 1900 पे फिर हम बोलेंगे अरे यार इतना बड़ा मूव कैसे मिस हो गया। तो वो पकड़ नहीं पाओगे, आपकी एंट्री जब तक सही नहीं रहेगी वो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था एक टाइटन का। अब Sir, वन question type किया सर क्वेश्चन। आपका आवाज मुझे क्लियर ही नहीं हो पा रहा, आप ग्रुप में लिखिए ना प्लीज। टाइप किया है सर, टाइप एलटीआई ETF ETF कौन इंडेक्स सा फंड एटीएफ? इंडेक्स फंड क्वेश्चन है इंडेसेंड, सर। इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप ग्रुप में लिख दीजिए प्लीज। फ्री बैठा हूँ, पूरा करूंगा आज जो भी है। आप प्लीज ग्रुप में लिखिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है ना, आप ग्रुप। सर कैन वी एंटिसिपेट समथिंग लाइक दिस? क्योंकि अब देखो आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, फार्मा दे रहा है और एफएमसीजी भी दे रहा है, तो ये तो बहुत बुलिशनेस है मार्केट के लिए अभी। मतलब निफ्टी में एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। मैं तो सुबह से जो बोला इंडेक्स में है, यही तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडेक्स में। निफ्टी न्यू हाई की तरफ। नहीं अभी होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिख रहा है कि हो सकता है। आप ऐसे देखो ना, ये दो कैंडल दिख रहा है आपको छोटे छोटे, ये डबल डोजी इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ। ये सही है ना कैंडल, 9 अप्रैल, हाँ सही है। ये डोजी मतलब मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये दोनों कैंडल पे याद रखना कि मैंने ये दो कैंडल भी आपको दिखाया था। इस तरह का सेटअप कब हुआ था, एक बार टाटा मोटर में हुआ था। मैं स्टॉक्स का दिखा रहा हूँ, ये कैंडल्स को सिर्फ ऑब्जर्व करने दिखा रहा हूँ। साइडवेज में आके ये डबल डोजी बनाया था 80 रुपए के आसपास कहीं इसने बनाया था। तो देखना पड़ेगा कहाँ बना। फिर हमने उसको कैच किया था, अच्छा खासा मूव कैच किया था 2000 आई गेस वीकली में बनाया था। इसमें तो सिर्फ डोजी डोजी दिख रहा है। आप टाटा मोटर को नहीं ले सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलो बस ऐसे ही देखिए आप कि अगर ऐसे हम देखेंगे, पहले वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं। ये ये सपोर्ट तो ये क्लियर है, आप सबको क्लियर है। कि मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ।
ये रहा बजट का ब्रेकआउट कैंडल। ये था जहां पे बहुत ट्रमेंडस बियर्स एग्रेसिव हो गए थे, और अब वहीं पे आके प्राइस इतनी बार नीचे जाके 200 पॉइंट के नीचे जाके भी क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। तो ये एक शो कर रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा सपोर्ट है जो टूटने नहीं वाला इतनी आसानी से 14,500 का फ्यूचर्स में। अब आप देखो, इस वीक भी इसने अटेम्प्ट किया था एक बार तोड़ने का, लेकिन ये फेल हो गया। अब ये गिर क्यों रहा है? मेनली गिर रहा है बैंक इंडेक्स के कारण। बैंक निफ्टी काफी वीक है। अब हम और भी सारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देख लेते हैं सारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि क्या होता है। मैंने इसको एक स्विंग हाई पकड़ा, अगर मैं इसी को पकड़ता हूँ मेरे पास आता है पहला सपोर्ट ये, जहां पे इसने देखो, अगर आप ऐसे करोगे ड्रॉ तो यहाँ पे इसने इसको रिटेस्ट कर चुका है। ये 24 दिसंबर का कैंडल जो 600 पॉइंट का एक दिन में कैंडल आया था, जिस दिन मेरा काफी मोटा झटका लगा था, मेरे सिंगल डे बड़ा कैंडल। अब उसके बाद मैं दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इन दोनों स्विंग को लेके, इसको और इसको लेके करता हूँ। मैं बस एक दिखा रहा हूँ कि हम सारे प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं। तो इसको भी रिटेस्ट कर चुका है एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, इसको भी रिटेस्ट किया जा चुका है एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे। अब क्या है कि ये जो लो है, ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, ये है आपको 29 जनवरी का बॉटम। तो ये भी दिख रहा है कि अब ये सिंपल दिख रहा है कि प्राइस साइडवेज चल रहा है, और ब्रेकआउट यूजुअली ट्रेंड के फेवर में आता है। ट्रेंड किधर का है? अपसाइड में है। सामने क्या है? रुका हुआ क्यों है? हो सकता है इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट का, कि किस साइड इलेक्शन रिजल्ट आएगा। मान लो खराब आएगा तो दैट इज डिस्काउंटेड इन प्राइस। ऐसा हो सकता है कि यार ये तो प्राइस में डिस्काउंटेड है। या तो प्राइस वाइज करेक्शन आ जाए या तो टाइम वाइज करेक्शन आ जाए। टाइम वाइज करेक्शन तो आ ही गया है, प्राइस और टाइम वाइज मोर और लेस आ ही गया है। तो ये जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा है अभी इलेक्शन का, और हो सकता है रिजल्ट इसका, रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि, मतलब एक होप है मेरा कि ये ब्रेकआउट अब ऊपर ही देना चाहिए। तो देखते हैं ब्रेकआउट किधर देगा, पता नहीं है, लेकिन एज पर टीए जो दिख रहा है ये ब्रेकआउट ऊपर देगा। तो मैं 3 दिन पहले तक काफी बेरिश था, 2 दिन पहले तक। कल रात से मैं ऑब्जर्व जब कर रहा हूँ ढंग से, तो मेरे को लगता है कि यार बेरिश तब होंगे जब इसको तोड़ेगा, क्योंकि जब ये तोड़ेगा रेंज तो ये 100-200 पॉइंट थोड़ी तोड़ेगा। तोड़ेगा तो कम से कम आपको यहाँ तक झटका देगा 13,500 तक। तो फिर तब होंगे। तो अभी पहले से ही बेरिश क्यों हो जाए? मैं कुछ भी लॉन्ग लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस ये मान लूंगा 14,500। तो ये है, अभी तक तो बुलिश ही लग रहा है मेरे को इंडेक्स में। Sir, question दिया है सर, इंडेक्स फंड के बारे में। प्रणव आपका नाम है ना? राघवेंद्र। कहाँ पे आपने डाला है? राघवेंद्र। मैंने क्वेश्चन कहाँ डाला आपने? आपने पीछे डाला है सर, जस्ट नाउ। ग्रुप में डाला है कि किधर डाला है? चैट में इसका चैट कैसे देखते हैं भाई? मेरे को नहीं आता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कुछ आता नहीं है इधर। इसका चैट कैसे देखेंगे? इसमें क्वेश्चंस का ऑप्शन है सर। भाई वही कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डाल दीजिए मेरे, ये सब। बाकी अब देखते हैं। देखिए चार्ट रीडिंग बड़े जबरदस्त चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ और भी 1-2 स्टॉक्स। सर निफ्टी में एक बार सन टाउ बॉटम या टाउ टॉप देख लीजिए ना। बॉटम तो बना ही नहीं है भाई मेरे, बॉटम के लिए तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब की बार लग रहा है वो मैं आज नहीं कल मैं आपको जरूर से बता दूंगा, क्योंकि उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा कि लास्ट बॉटम कौन सा। बॉटम तो बना ही नहीं है, हम इसी बॉटम का तो इंतजार कर रहे हैं कई दिनों से। बॉटम सर बन जाए, लास्ट टाइम बॉटम बन अक्टूबर में दिख रहा है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन को बॉटम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं भाई।
मैं आपको कल तक बता दूंगा कि बॉटम किधर बन रहा है। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,500। मैं आपको, आपका नाम क्या हो? आकाश सर। आकाश मंगादे। यस सर। बताता हूँ कल तक में। बॉटम बना ही नहीं है, इसी का तो हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि यार एक बॉटम बन जाए तो फिर स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग में। तो अभी तो यही है, अभी तो मुझे लग रहा है ऊपर ही दिख रहा है। अब दिखाता हूँ मैं कुछ स्टॉक्स का, जैसे सन फार्मा का किसी ने लिखा है ग्रुप में, आप ये देखो। पहले मैं इन सबको क्लीन कर देता हूँ, पहले के प्लॉटेड है। नहीं, कभी नहीं करता हूँ। जब मैं स्टॉक इंडेक्स वीक होता है, मान लीजिए इंडेक्स, जैसे ये सवाल मेरे से कल भी किसी ने पूछा था कि इंडेक्स वीक लग रहा है बट मैं करूं क्या। तो इंडेक्स वीक है तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सन फार्मा का दिखा देता हूँ। सन फार्मा ने बहुत ही अच्छा रिटेस्ट करके ऊपर को क्लोजिंग दिया है। अब देखो ये एक स्विंग ब्रेकआउट था, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, नीचे बार बार बेस बनाया और इस बेस पे इंट्राडे में इनवर्स हिडन शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना के ये ऊपर उठा है। छोटा सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया था। ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से चलना शुरू हो गया। सन फार्मा है ना ये? हाँ, सन फार्मा है। तो आप देखो, ये जो ब्रीदर की मैं बात करता हूँ ना, दो छोटे छोटे कैंडल ब्रेकआउट के बाद देना, मतलब वो होता है कंटिन्यूएशन आने वाला है। तो सन फार्मा ने टेक्निकली काफी अच्छा, अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग दे चुका है ऑलमोस्ट इतने दिनों का है 632। ये क्लियर दिख रहा है आपको ब्रेकआउट है, ये एक रेंज अब तोड़ने वाला है। अब जो ये रेंज तोड़ेगा तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे को दिखता है और मेरे को लगता है भी कि यहाँ तक आ जाएगा। प्रीवियस लेग में इसने डाउन ट्रेंड से बाहर आया, इस लेग में ये जो अब आएगा अच्छे खासे अप ट्रेंड में, यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रीवियस लेग में डाउन ट्रेंड से बाहर आके अप ट्रेंड में आया। अब जो है इसमें कंटिन्यूएशन आ सकता है, मतलब आफ्टर डिकेड, डिकेड तो नहीं, 2015 के बारे में बोल सकता हूँ, 2013 से बोलो आप, 2013 के लेवल 8 साल बाद ये अब एक अच्छा खासा ट्रेंड के कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में ये चल सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका सन फार्मा का चार्ट, इसमें मैं हूँ भी। एस्ट्रल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कब गिरावट आए और कब मैं इसमें एंट्री लूँ। आप देखो, मैंने एक बार डाला भी था कि ये बहुत ही अच्छा टेक्स्ट बुक तक आया था ये, मैंने ग्रुप पे पूछा था ले सकते हैं क्या। अभी देखिए, ले, ये बड़ा टफ क्वेश्चन होता है, ले सकते हैं कि नहीं। मैंने बोल दिया नहीं और वो सारा चल गया तो फिर आप बोलोगे कि कैसे मना कर दिया। इसका जवाब नहीं होता है अभी। ये पूछ सकते हो कि सपोर्ट कहाँ है स्ट्रॉन्ग जहाँ पे लेना चाहिए। तो मैं जो वेट करूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर इस गैप के पास आ जाए फिल करने तो मैं यहाँ पे एक बार बाय करूंगा, क्योंकि इस गैप की स्ट्रेंथ, मैंने इसमें जीटीटी लगाया हुआ है वैसे तो 1366 पे कुछ क्वांटिटी के जीटीटी लगाए हुए हैं मैंने। 1366 पे आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि कभी 1366 आ जाए तो मैं बाय कर लूंगा। इसमें जो बाउंस दिया ये सपोर्ट से ही दिया हुआ है, या फिर 1366 पे करूंगा या फिर 1700 के ऊपर कर लूंगा। 1700 के ऊपर करूंगा तो वो ट्रेडिंग बेट होगा मेरा, 1366 पे करूंगा तो अगेन ट्रेडिंग बेट होगा, बट वो सपोर्ट पे बाइंग वाला वो होगा।
ये मोमेंटम बेट होगा या यहाँ पे टेक्निकल बेट होगा कि क्या ये गैप वाकई स्ट्रॉन्ग था या नहीं, इस तरह से मैं देखूंगा। आईटीडीसी सिमेंटेशन की कंपनी गंगा साफ करने का ज्यादा काम इसी, कुछ समझ में नहीं, बेकार मतलब अभी तक तो चार्ट बेकार ही है। यूपीएल काफी वीक है, लाल पैथ स्ट्रॉन्ग है। टेक्स्ट बुक पैटर्न मतलब कि जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखता है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसे एस्ट्रल परफेक्ट जो टेक्स्ट बुक होता है, ये देखो कि आप इसको ऐसे देखो, टेक्स्ट बुक पैटर्न मतलब टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है कि एकदम ऐसा पैटर्न बनेगा, यूजुअली इतना इतना परफेक्ट पैटर्न मिलता नहीं, लेकिन अगर मिल गया तो आप बहुत लकी हो, इतना परफेक्ट पैटर्न। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो पैटर्न एकदम परफेक्ट हो, वो परफेक्ट मतलब कि आप देखो एकदम हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, साइडवेज अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, फिर एक ऊपर जाके साइडवेज और फिर एक ब्रेकआउट, तो ये टेक्स्ट बुक पैटर्न होता है। अच्छा एक मिनट इनका क्वेश्चन लेता हूँ। यूट्यूब में आवाज 10 पास टू नहीं, अगर आप यूटीआई इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं, पहले बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ईटीएफ और यूटीआई इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या है। ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है। बेहतर जब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि उधर से इधर कर देना चाहिए, तब तो बिल्कुल देखो आपका व्यू होगा कम से कम 15-20 साल के लिए इंडेक्स फंड में डालने का। जब इतना लंबा व्यू है और ह्यूमन आपके डीमेट में पड़ा रहे, आप प्राइस हर दूसरे दिन देखोगे, हर दूसरे दिन पीएनएल देखोगे और किसी मंथ मिस कर जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आपको परे रहने दो, आपका इंडेक्स फंड में वहां पैसा कट रहा है बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईटीएफ के थ्रू करोगे, इंडेक्स फंड के थ्रू करोगे, ईटीएफ के थ्रू करोगे तो आप गड़बड़ी करोगे ही करोगे। अच्छे से अच्छे लोग मतलब इनफैक्ट आपको तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको तो जरूरत ही नहीं है इस तरह के करने का। आप चुपचाप इंडेक्स फंड में पैसे डालते रहो 10 साल 12 साल 20 साल तक, फिर देखो आपको, आप जितने भी हम लोग पर चले जाओ, मत थोड़ी आपका इंडेक्स फंड में पैसा रहने दीजिए, नहीं करना चाहिए। शुगर सेक्टर मेरे को, शुगर सेक्टर इज अगेन सिक्लिकल सेक्टर। अब मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरे को देखिए सीमेंट सेक्टर अच्छे से समझ में आता है, मेटल सेक्टर समझ में आता है, शुगर नहीं समझ में आता है, साला कुछ ज्यादा ही वो पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर है ये, कुछ समझ में नहीं आता है। मोमेंटम का कैसे पता लगा है? मोमेंटम तो दिख जाता है वीकली चार्ट पे, आपको नए हायर हाई बना रहा है। जैसे देखो अभी तक साइडवेज में था ये आईटी, लेकिन आ चुका है, ये तोड़ चुका है, तो अब हर डिप पे एकदम सडन ऊपर आ जाएगा। ये बहुत तगड़े मोमेंटम है। देखिए यहाँ ब्रेकआउट, ये पहला इधर ब्रेकआउट आया, इधर आया, फिर हल्का सा टिप आया सपोर्ट पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उठ गया, फिर यहाँ ब्रेकआउट आया एकदम तगड़े से ऊपर गया, यहाँ इसने सपोर्ट, अच्छा ये देखो इसने तोड़ा, यहाँ रेंज ऊपर गया और फेल हो गया, लगता कि ये और नीचे अभी करेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे आया, यहाँ फिर इसने बेस में आया तो फिर गया, तो ये मोमेंटम में आया, मोमेंटम लूज किया, फिर ऊपर चला गया। मोमेंटम तो दिख रहा है, जैसे मोमेंटम नहीं है, क्लियरली बैंक इंडेक्स में मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कब था इसमें आप कर चुका था, यहाँ पे ऊपर गया, मतलब कि हर डिप में इजीली बाय हो जा रहा है, तो वो मोमेंटम दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हर इजीली सेल ऑफ आ जा रहा है, तो ये मोमेंटम वीक है इसका। अब अगर मान लो मंडे 270 को
तो ये तो और भी पिटाई हो सकती है। इंडेक्स फंड, अरे भाई ये सब तो बड़ा सिंपल सा चीज है। इंडेक्स फंड और बीज में अंतर यही है कि बीज को आप अपने डीमेट अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, डीमेट से बाय सेल कर सकते हो, और इंडेक्स फंड को आपको म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू लेना होगा। और कोई खासा अंतर नहीं होता, उनका भी पैसा का रेशियो, ईटीएफ का पैसा का रेशियो सेम होता है, निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। डिफरेंस ये है कि निफ्टी 20 में आप हर दूसरे दिन बाय सेल कर सकते हो, इसको म्यूचुअल फंड वाले को नहीं कर सकते, और कुछ ऐसा डिफरेंस होता नहीं है। टाटा पावर, साइडवेज में आप देखो ना, ये एकदम साइडवेज में, अगर मैं मानूंगा कि ये एक स्विंग था ऐसे, क्योंकि पहला स्विंग ये था, उसके बाद ये साइडवेज में आ गया, फिर आप इस पूरे को स्विंग मान लोगे। पहले मैं इसको मानता हूँ कि चलो यहाँ से एक स्विंग देखता हूँ कि ये कितने परसेंट रिट्रेस किया है, तो मैं देखूंगा अरे भाई ये तो 61.8% के आसपास आके बॉटम बनाया, और ऊपर गया फिर नीचे आया, बॉटम बना लिया, तो ये सपोर्ट हो गया अपना पहला। अब 96.8 का सपोर्ट हो गया, अब उसके बाद क्या हो रहा है, और भी इसने बेस और भी बना लिया, तो 102 का इसने बेस बना रहा है। अब साइड में क्या हो रहा है, ये अपना रेजिस्टेंस 106, तो जैसे ही ये तोड़ेगा तो नया हाई दिख रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है। 180 का आप स्टॉप लॉस लेके आराम से बैठ को तेल मसाला लगा के अगर सोशल मीडिया पे डालोगे आप, तो आप भी अच्छे सिंपल है। और उसके बाद आप ये भी देख लो कि प्रीवियसली मैं इसको मैं मंथली चार्ट पे आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये आपका एक स्विंग हाई, रुक जाओ यार, तो अब देखो 100 रुपए का जो ये सपोर्ट है, ये एक स्विंग हाई था मंथली पे, दूसरा स्विंग हाई था, ब्रेकआउट दिया और इसको रिकवर कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो आप आराम से लेके बैठ जाओ। टारगेट क्या बना आपका 120, ये तो आराम से 120 आ जाए, मैं भी इसको ले लूंगा। आप ऐसे प्रोबेबिलिटी डालोगे सारे लाइन का, तो आपको सारे जवाब खुद मिल जाएंगे हर टाइम फ्रेम पे। देखिए आपको टाटा पावर का वो हीरो मोटो ओपन करेंगे क्या? हीरो मोटो का तो भाई बहुत क्या हो गया इन सबको। देखिए मंथली चार्ट पे इसने बनाया था शूटिंग स्टार लाइफ टाइम हाई के पास, उसके बाद कंफर्मेशन, अब ये सेलिंग रुक रही है अभी यहाँ पे। तो अभी हम क्या देखेंगे, जब मंथली चार्ट देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि यार ये पूरा अपस्विंग था, ये इस पूरे अपस्विंग का कितना परसेंट रिट्रेस किया है इस बॉटम से, पहले ये देखते हैं। चलो ये अभी तक 0.38 भी नहीं किया, चलो ठीक है वो मिस हो गया। अब दूसरा देखेंगे कि जहां पे ये रुक रहा है यहाँ पे क्या कोई सपोर्ट है पास्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये एक बड़ा कैंडल था, और यहीं पे आके प्रीवियसली 2019 में भी फेल हो गया था, और फिर प्राइस, आप यहाँ पे ऐसे जोन हम देख सकते हैं, ये 2770 से 2865 का जोन जो है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट बेस है इसका। तो यहाँ पे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस आ जाए। अब ये तो हो गया मंथली, अब वीकली पे आते हैं।
अरे भाई यहीं पे दिख रहा है कि 200 WM है, मतलब एक और सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट। अब इसी सपोर्ट के आसपास दिख रहा है कि प्रीवियस ये डबल स्विंग था जहां से तगड़ा सेल ऑफ आया था। इसी स्विंग पे आके वापस प्रीवियसली क्या हुआ था, 6 नवंबर को कैंडल, अक्टूबर का कैंडल बहुत खराब आया था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बाउंस आ गया था। तो आपको क्लियर दिखता है कि 2800 का जो जोन है, ये जोन मेरा काफी इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। अब जब ये यहाँ से बढ़ेगा तो रजिस्ट कहाँ करेगा, कहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मोमेंटम में आ जाएगा। अभी तक तो ये दिख रहा है वीक है, तो मैं जब भी लॉन्ग करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट इसको ले लूंगा मैं, 2780-90 को। तो हालांकि मैं तो अभी बाय नहीं करूंगा, अगर करना भी होगा तो मैं वेट करूंगा इस कोरोना डोजी के लो से ऊपर चला मैंने जाए। फिर लगा के देखा था तो 2793 इसका एक लेवल आया था कोरोना के लो से, अगर मैंने जब चेक किया था तो 38.38 का जो लेवल आया था वो 2793 निकला था मेरा कोरोना के लो से। तो मेरे को लगा कि शायद वो एक अच्छा सपोर्ट होगा इसके लिए, बाइंग के लिए हमारे। हाँ, उसकी 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 जरूरत भी नहीं है। देखिए बाय करना और मोमेंटम वाले स्टॉक को बाय करना में बड़ा अंतर है। आप बाय इसको कर लोगे, हो सकता है ऑटो में कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बहुत ट्रिमेंडस हैं और मोमेंटम में है, तो उस पे ध्यान दीजिए। ये तो अभी साइडवेज चल रहा है, मतलब देखा जाए तो ये साइडवेज टू वीक ही दिख रहा है। तो मेरे को इसमें भी ऐसा कुछ खासा जान दिखता नहीं है। टू व्हीलर में अगर देखें तो टीवीएस एक बार देखते हैं, हालांकि पूरा एंटायर टू व्हीलर स्पेस इज वीक। बजाज देखो, ये तो साला पता नहीं। मतलब हीरो इस वक्त बड़ा वीक दिख रहा है, पता नहीं क्यों, इसमें क्या चक्कर। हीरो और मारुति का एक ही हाल हो गया है, मारुति तो कुछ ज्यादा ही वीक है। याद होगा आप लोगों को, मैंने उस दिन बोला था कि बाउंस को बाय करने से अच्छा है स्ट्रॉन्ग को बाय करिए पुल बैक में। तो यहाँ पे आप देखो मारुति क्या हुआ, थोड़ा सा ही ऊपर गया, एक दिन सिर्फ ऊपर गया, उसके बाद खुश। तो ये एकदम क्लियर वीक साइन है। तो हीरो में भी अभी मेरे को यही लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए। अब देखो 200 DMA के नीचे टिक रहा है, तो इसको लेने का मेरे को ऐसा कुछ, इस पे जबरदस्ती कुछ, बहुत सारे सेक्टर आपको पैसे बनाने ना, आप वो हीरो से बनाओ या केमिकल स्टॉक से बनाओ। केमिकल में देखो नवीन फ्लोरो एक स्टॉक है जो मैं 2010 से देख रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने इस स्टॉक को ज्यादा दिन वीक देखा ही नहीं है। मफतलाल ग्रुप का है, इसने रेंज ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, जैसे ही इस हाई को तोड़ा उसके बाद से फिर से ये देखो आप कितना जबरदस्त इसने। तो आपको बाय कहाँ करना होता है जरूरी, अच्छा जो लेवल होता है, इस तरह के आप सेटअप ढूंढोगे कि एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ऊपर गया नीचे आया और एकदम सपोर्ट के पास हैमर बनाया, और हैमर बना के फिर से अगर आके ये टेस्ट कर रहा है इस हैमर को, और फिर प्राइस अगर झटके में दे रहा है, तो आपका ये बहुत क्लियर सिग्नल होता है बाय करने का। दूसरा अतुल देखो, ये तो एक ऐसी कंपनी है कि क्या ही बोलूं मैं, गजब ही कंपनी है। मतलब ये सब बहुत क्लियर पैटर्न है। एसआरएफ देखिए आप, तो हीरो में क्यों दिमाग दौड़ाना है जब साला पैटर्न ही बेकार है उसका। अब देखो एसआरएफ तो हमने खैर बोला भी था, पता नहीं ग्रुप में बोला नहीं बोला, बट मैंने इसको बाय किया था। और एसआरएफ तो यहाँ पे बाय किया था, यहाँ बाय किया था, अगले दिन फेल हुआ था और फिर ये एकदम सडन से चला। एसआरएफ हो गया, आपको और दिखाता हूँ। और ये देखो पीआई कितना अच्छा इंडस्ट्रीज, बेस बनाया था। कौन? पीआई इंडस्ट्रीज सर। पीडीलाइट मैं पहले दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारे एवेंडो के स्टॉक हैं, नए हाई पे हाई मारते जा रहे हैं। आप देखो कितना क्लियर चार्ट था इसका, ये बहुत अच्छा खासा साइडवेज, ये साइडवेज जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे फिर रजिस्ट किया, ऊपर गया, लेकिन इस बार ये बेस बना रहा था। तो देखो, और आप देखो डाबर देख लो ना, इसने तो बहुत पहले ही सिग्नल दे दिया था इस बार। ये देखिए ये फॉल हुआ, फिर यहाँ पे इसने सिग्नल दे दिया था कि अब की बार मैं तोड़ दूं। अब देखो ब्रेकआउट के बाद हो क्या रहा है, ब्रेकआउट यहाँ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। तो आप यहाँ पे भी बाय करते 535 से 25 रुपए भाई साहब, अभी ये रुकेगा थोड़ी।
आप देख लो इसका चार्ट, आपको दिखता है कहीं रुकेगा ये सब थोड़ी 2-4% पे रुक जाएगा। डाबर हो गया, फिर और मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। ऑल राइट, तो अब थोड़ा सा आई थिंक क्वेरीज कम है, तो सर फ्राइडे को अगर आप सर फ्राइडे को अरे बोलिए बोलिए, फ्राइडे का आगे क्या है? तो फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी आप बोले थे कि 32,900 में वो रेजिस्टेंस है, तो 32,300 के आप कॉल्स बेच रहे थे, तो सर आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेचना, अगर 5 मिनट चार्ट में देखें तो? फ्राइडे को बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना जबरदस्त कॉल को राइट करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। यस तो सर। मैं दिखाता हूँ, फ्राइडे का कैंडल ऐसा था तो भूल जाओ आप गिरेगा ये। अगर फ्यूचर का कैंडल ऐसा है तो ये नहीं गिरने वाला, या आया मतलब गिर भी सकता है। ये देखिए, ये एक्चुअली फ्राइडे का कैंडल है क्या ये? हाँ, मैं इसका चार्ट इधर ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मेरे को मैंने ड्रॉ ऑलरेडी किया हुआ है इधर। ये सर फ्राइडे आपने क्या, ग्रुप में भेजा। थर्सडे को भी बहुत सिंपल था बैंक निफ्टी। थर्सडे सिंपल था, मतलब हर दिन ही इस बार तो लास्ट 2-3 वीक्स मतलब 2-3 डेज से बहुत ही सिंपल बैंक निफ्टी ने सेलिंग का वो दे रहा है, और ऑप्शन सेलर्स को तो बहुत अच्छा मौका दे रहा है। ये आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे फेल हो गया ये अब मूव। यस। अब यहाँ पे और भी छोटा इसको कर देता हूँ मैं टाइम फ्रेम। 9 अप्रैल ये था ना? ये आपका था 8 अप्रैल। अब ये वाला लेवल देखो जो मैं बोल रहा था कि मैं ठोकूंगा, और हेड एंड शोल्डर आप बनाए। यही जोन था यस। जहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि यार इतना ही स्ट्रांग है तो इसके ऊपर जाएगा। आपको दिख रहा है? यस। देखो ये था एक्सपायरी वाला दिन यस। कि ऊपर गया, फेल हो गया। फिर उसी दिन सपोर्ट किया था, ये जोन था। तो यहाँ पे आपको कॉल ठोकना था 33,000 का, जो मैं बोल रहा था कि मैं इधर का ठोकूंगा 33,200-300 का। मैं आपको दिखाता हूँ 400 रुपए का कॉल कहाँ क्लोज हुआ है। ये देखिए, ये कॉल 452 पे खुला था और का हाई मारा और क्लोज 188 पे इंट्राडे में। और आपको क्या था, एकदम क्लियर सेल सिग्नल दिया था, आराम से डे हाई का स्टॉप लॉस लेते फर्स्ट कैंडल को देख के आराम से। यहाँ पे आपने जैसे ही दोबारा ये बाउंस मारा था, ये वाला यही था ना, ये बाउंस वाला कैंडल नीचे खुल के ऊपर गया था। जैसे ही यहाँ पे आया 32,900 मेरे रेजिस्टेंस पे आ गया भाई। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आया मैंने इधर ठोका, हमने 410 या 20 पे डे हाई को स्टॉप लॉस लिया एकदम इसको, ये वाला 450 को, और आराम से बैठे थे। इंट्राडे में देखो कुछ नहीं करना, होल्ड है। अब मैं स्टॉप लॉस कैसे बढ़ाऊंगा? जब जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे आया नीचे और यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लगा, अब मेरा स्टॉप लॉस 350। अब जब जैसे ही नीचे आ गया क्लोजिंग के पास, मैं अपना आराम क्लोजिंग के पास हाफ प्रॉफिट बुक कर लूं ताकि कल को मंडे को गैप अप हो गया तो आप फंसोगे नहीं। जी।
ये बहुत सिंपल था। अब ये हमने तो एक्सपेक्ट ऐसा किया था कि ये एक प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि ये भाई एक ऐसा हेड एंड शोल्डर बना सकता है। आई थिंक मैंने ग्रुप में डाला भी था। यस सर। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा दूरदर्शी सोच के काम करना पड़ेगा। बट क्या आजकल वॉलेटिल जितना इजीली हम लोग बता देते हैं पोस्ट मार्केट, वो मार्केट आवर में भाई सच बोलूं तो फट जाती है। पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। बट ये आसान था। बैंक निफ्टी वाज इजी। बैंक निफ्टी वाज इजी ऑन फ्राइडे, इट वाज वेरी इजी ऑन थर्सडे। थर्सडे को तो ये वाला कैंडल पे आपको पुट्स ठोकना चाहिए था, एकदम यहाँ पे ठोकना चाहिए था। मतलब यहाँ पे वेबिनार में शुभम होगा, हमने तो यहाँ पे एकदम यहाँ ठोका था 32,100 पे। क्यों ठोका था? क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक्सपेक्टेड, एकदम एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई पॉलिसी है, ये पहला कैंडल में नीचे मारेगा और उसके बाद तुरंत रिकवरी मार देगा। तो ये था, बहुत सिंपल था बैंक निफ्टी। रिलायंस साइडवेज में है। रिलायंस आई थिंक मैं रिलायंस को लास्ट एक साल में एक बार ही ट्रेड किया था कुछ दिन पहले, नहीं तो एक साल से लास्ट एक साल से मैंने ट्रेड नहीं किया रिलायंस को। और आईओसी देखे क्या? ये भी नहीं ट्रैक करता, मतलब देखने का भी क्या है साला, ये गवर्नमेंट इतना ज्यादा इसमें और क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स को अवॉइड ही कर रहा हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है लेकिन फिर भी अवॉइड कर रहा हूँ मैं, वीक दिखता है मेरे को। ये सब सेक्टर में भी मोमेंटम नहीं, आप फंसोगे आपके स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे बार बार। आप देखो बीपीसीएल में हमने एक बार अटेम्प्ट किया था, क्या हुआ हमारा? कुछ नहीं हुआ। बस चलिए बाकी और धीरे धीरे अभी निफ्टी में देखो, मेरे को यही लग रहा है कि ये भाई मतलब ऊपर का ही सिग्नल दे रहा है। अगर इसको तोड़ गया इस ट्रेंड लाइन को तब तो बहुत तगड़ा सेल ऑफ आएगा, बहुत तगड़ा। बट अभी व्यू ऊपर का है। तो इस वेबिनार को इधर ही क्लोज करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी एक कोरोना केसेस इतना राइज हो रहा है और निफ्टी कंसोलिडेशन में है, तो ब्रेकडाउन होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह भी अगर बढ़ेगा तो ये सारी चीजें भी तो कंसिडर करने पड़ेंगे चार्ट्स के अलावा। लॉकडाउन का सिर्फ हम ही थोड़ी सोच रहे हैं, सारी कंपनीज हर एडवर्सिटीज को सोच के आगे काम कर ही रही है और मार्केट ये अच्छे से समझ रही है कि भाई लॉकडाउन हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में। मतलब हम अगर इतना सोच रहे हैं तो आप सोचो मार्केट कितना आगे सोच रहा है। मार्केट कहीं ज्यादा आगे सोच रहा है, तभी तो अभी तक ये सब कुछ को डिस्काउंट कर रहा है मेरे हिसाब से। मतलब मुझे तो लगता है कि ये सारी चीजें डिस्काउंट कर चुका। अगर लॉकडाउन लगा भी तो आई थिंक वो भी डिस्काउंटेड हो चुका है। हालांकि लॉकडाउन लगेगा नहीं, मोर्टेलिटी रेट अभी क्या है, अभी भी आप देखोगे 2.5-3% है और अपने देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, लोग गरीबी से ज्यादा मर जाएंगे, कोरोना से कम। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन पूरी तरह से लगना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है लॉकडाउन लगाने का, मुझे ऐसा लगता है। अगर लग जाए तब फिर देखें। मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन लगेगा। नाइट लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये वो छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, बट पूरी तरह से लॉकडाउन मतलब आप एक सिंपल सोचो ना, लास्ट लॉकडाउन में कितना त्राहिमाम, कितने लोग बर्बाद हो गए गरीब। अभी लॉकडाउन लग जाएगा तो गरीबों को कैसे वो रोजी रोटी चलेगा? तो गरीबी से ज्यादा लोग मर जाएंगे, कोरोना से कम। मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है। सर आपके लिए आरएसआई अबव 60 ट्रेंडिंग होता है कि अबव 70? वो सब नहीं देखता है, वो सब नहीं देखता, सच बोलो तो नहीं देखता। ओके वो सब सर। नहीं, मतलब बस ऐसे ही कभी कभी टाइम पास के लिए देख लेता हूँ, बट नहीं देखता हूँ मैं बस। आप मेरे चार्ट्स में नहीं पाओगे ऐसे। और इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस सेक्शन पे कमांड रखना है ना। कभी कभी देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने देख रहा था कि यार यहाँ पे आरएसआई किधर है, मेरे को ऑप्शन ठोकना है। यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, इस लेवल पे, यहाँ पे कि यार यहाँ पे जैसे मैं ये देख रहा था कि ये बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस है और ये मैं खुलने के साथ नीचे पुट ठोकूंगा। 470 का पुट यहाँ पे 0 पे बंद हुआ था।
और 80 का पुट, सर 480 जैसे रुपए के पुट्स जीरो। फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी ने 3 कैंडल जो 15 मिनट की है वो बुलिश नहीं बनाई थी, तो उसमें आप कॉल नहीं ठोक, अरे बनाई पुट नहीं थी ठोक, तो सर आप उसमें पुट नहीं ठोके थे? मैं तो एक्चुअली सुबह से मूड बना के बैठा था कि मैं कॉल्स ठोकूंगा, हाँ क्योंकि सर ट्रेंड आपने नीचे है। यस सर। अच्छा ट्रेंड सर, हाँ नीचे, yes, ट्रेंड अगर मान लीजिए ट्रेंड के फेवर में मैंने ऑप्शन ठोक दिया और सडन यस सर, फॉल आ गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी। यस सर। चलिए इस वेबिनार को इधर ही क्लोज करते हैं, बाकी करते रहेंगे वेबिनार, थोड़ा सा एक पेड वर्जन ले लूं ताकि लोग ज्यादा आ सके। अभी ज्यादा डिस्कस इसीलिए भी नहीं किया क्योंकि बहुत लोग आ ही नहीं पाए, तो थोड़ा सा हमें करना है। 2-3 टॉपिक्स है जो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो मिसकंसेप्शन है कि उस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ऑल राइट, ऐसे क्लोज करते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर। ओके।